आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी पब्लिक कंपनी के चेयरमैन के बारे में। उनकी जिंदगी, उनकी बेहिसाब दौलत और उनके पीछे छूटने वाली उस बेहद कॉम्प्लेक्स लेगेसी के बारे में, जो अपने आप में एक मिसाल है। एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से लेकर कामयाबी के उस शिखर तक पहुंचने का यह सफर सच में हैरान करने वाला है। लेकिन इसके साथ ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में ताकत और पावर को लेकर कई गहरे सवाल भी सामने आते हैं। चलिए सीधा इस चौंका देने वाले नंबर पे आते हैं। 97.5 बिलियन डॉलर। अप्रैल 2026 तक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति का यही आंकड़ा दर्ज किया गया है। ये सिर्फ कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये वो नंबर है जो उन्हें एशिया का सबसे अमीर और दुनिया का 20वां सबसे अमीर इंसान बनाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि असल में इतनी बड़ी दौलत का मतलब क्या होता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अब जरा इस दौलत के असली स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लूमबर्ग के रॉबिनहुड इंडेक्स के मुताबिक उनकी ये पर्सनल वेल्थ इतनी ज्यादा है कि अगर पूरी भारत सरकार को चलाना हो तो वो अकेले अपने पैसों से करीब 20 दिनों तक पूरे देश का खर्च उठा सकते हैं। एक इंसान की निजी संपत्ति और एक पूरे राष्ट्र के खर्च के बीच का ये कंपैरिजन सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो आखिर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? आइए रिलायंस साम्राज्य के निर्माण पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन उनके सफर को बहुत तेजी से बयां करती है। ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी यमन में जन्म होने के बाद 1958 में उनका परिवार मसालों और कपड़ों का व्यापार करने भारत लौट आया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट 1980 में आया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करते वक्त उनके पिता धीरूभाई अंबानी का मानना था कि असली स्किल्स क्लासरूम में बैठने से नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आते हैं। और बस वो अपने पिता के इस तेजी से बढ़ते बिजनेस में हाथ बटाने तुरंत भारत वापस आ गए। अब यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो एकदम साफ है। 1970 के दशक तक ये परिवार मुंबई के भुलेश्वर इलाके में एक बहुत ही साधारण से 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में रहता था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता था। और आज उनका ठिकाना इंटीलिया है, जो दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट घरों में से एक है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यह सारा पैसा सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री से नहीं आया है। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस ने बहुत बड़े लेवल पर खुद को डाइवर्सिफाई किया है। बात सिर्फ कपड़ों या पेट्रोकेमिकल्स तक सीमित नहीं रही। जियो के जरिए टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति आ गई। रिलायंस रिटेल से मार्केट पर कब्जा हुआ, नेटवर्क 18 के साथ मीडिया में एंट्री ली और यहां तक कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस के जरिए स्पोर्ट्स की दुनिया में भी उनका पूरा दबदबा है। और इस पूरे अंपायर की एक बहुत मजबूत नींव जामनगर की पेट्रोलियम रिफाइनरी है। मुकेश अंबानी ने खुद दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के कंस्ट्रक्शन को लीड किया था। जरा सोचिए, ये हर दिन 6,60,000 बैरल पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। इसी बेस ने इस पूरे ग्रुप को ग्लोबल मैप पर इतनी मजबूती से खड़ा किया है। अब बिजनेस में इतनी बड़ी कामयाबी का सीधा असर उनकी लाइफस्टाइल पे भी दिखता है। चलिए बात करते हैं इस अरबपति जीवन शैली की। मुंबई में स्थित उनके प्राइवेट घर एंटीलिया को ही ले लीजिए। जब ये बनकर तैयार हुआ था तो ये दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर था, जिसकी कीमत करीब $1 बिलियन आंकी गई थी। इसमें अपना खुद का प्राइवेट मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल और फिटनेस सेंटर है। और पता है, सिर्फ इस एक 27 मंजिला इमारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 600 लोगों का स्टाफ काम करता है। 2024 में उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई थी और उस पे दुनिया भर का कैसा रिएक्शन था, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्कोर से एकदम क्लियर हो जाता है। उन्होंने इसे भारत के गिल्डेड एज यानी स्वर्ण युग के शोकेस की तरह बताया। इस इवेंट ने न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इतनी बेतहाशा दौलत के दिखावे को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। और ये बहस क्यों शुरू हुई? क्योंकि इस 3 दिन की शानदार शादी का एस्टिमेटेड खर्च करीब 300 से 600 मिलियन डॉलर के बीच बताया गया। खर्च का ये लेवल सच में इतना बड़ा था कि इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसके साथ ही भारत में बढ़ती वेल्थ इनइक्वालिटी को लेकर कई गंभीर चर्चाएं भी शुरू हो गईं। वैसे मुंबई के उस गगनचुंबी घर के अलावा भी इनके एसेट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें लंबी दूरी की उड़ानों के लिए भारत का पहला प्राइवेट बोइंग 737 मैक्स 9 शामिल है, जिसे करीब 1000 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसके साथ ही स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और न्यूयॉर्क के ट्रिबिका इलाके में $20 मिलियन का लग्जरी रेजिडेंस भी इस लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। लेकिन जब कोई प्रोफाइल इतने बड़े लेवल का हो तो उसके विवादों और आलोचनाओं पर एक निष्पक्ष नजर डालना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे सोर्सेज कई ऐसे एरियाज को डॉक्यूमेंट करते हैं जिन पर बारीकी से जांच हुई है,
इनमें फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी गतिविधियों से लेकर जियोपॉलिटिकल बिजनेस डिसीजन और देश के राजनीतिक नेतृत्व के साथ कथित करीबी रिश्तों की रिपोर्ट्स शामिल हैं। अर्थशास्त्रियों और एनालिस्ट्स की इन सब पर हमेशा कड़ी नजर रहती है। ये जो 950 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये 2007 के एक मामले से जुड़ा है। उस वक्त सेबी ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों में हेरफेर करने के आरोप में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर यह भारी जुर्माना लगाया था। इसे 447 करोड़ रुपए के गलत मुनाफे और 500 करोड़ रुपए के ब्याज में बांटा गया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मार्केट के नियमों के पालन को लेकर यह वाकई एक बहुत बड़ा सवाल था। अब अगर हम जियोपॉलिटिकल शोर शराबे को साइड में रखकर सिर्फ डेटा पर फोकस करें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। 2022 के बाद रूस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगने के बावजूद भारत ने अपना तेल आयात तेजी से बढ़ाया है और डेटा साफ बताता है कि देश का सबसे बड़ा इंपोर्टर होने के नाते रिलायंस इस बड़े बदलाव को ड्राइव करने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक मोर्चे पर आलोचकों ने कई ऐसी रिपोर्ट्स पेश की हैं जो क्रोनिज्म यानी भाई भतीजावाद की तरफ इशारा करती हैं। इन रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे इतनी बड़ी संपत्ति का बनना और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का ये पूरा सफर मौजूदा राजनीतिक प्रशासन के कार्यकाल के साथ बिल्कुल मेल खाता है। तो अंत में इन सारी रिपोर्ट्स और डेटा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठ खड़ा होता है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में जहां इतनी भारी कॉरपोरेट ताकत और बेहिसाब दौलत एक जगह सिमट रही है, वहां फ्यूचर का इकोनॉमिक लैंडस्केप कैसा होने वाला है? क्या ये ग्रोथ पूरे देश को आगे ले जाएगी या फिर ये अमीरी और गरीबी की खाई को और भी गहरा कर देगी? इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाले कुछ दशकों को पूरी तरह से डिफाइन करेगा।